क्या सब लोग आ गए हैं? कमेंट करिए, क्या सब लोग आ गए हैं? क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है? तो चलिए शुरू करते हैं फिर। स्वागत है आपका माइनिंग ज्ञान में। ये हमारा माइंड सेट के एमसीक्यू के सीरीज चल रहा था, तो ये उसका 4th लेक्चर है, 5th लेक्चर है, सॉरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी केसेस ऑफ एक्सीडेंट इज गिवन इन विच सेक्शन। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार किसी भी क्या कहते हैं एक्सीडेंट के बारे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा सकती है, उसके बारे में निम्न में किस सेक्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 23, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 24, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 22, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 25। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन से सेक्शन का प्रयोग करके केंद्र सरकार किसी भी एक्सीडेंट पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 24। क्या आज कोई कमेंट क्यों नहीं कर रहा है? क्या सब कोई आया नहीं है क्या? चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे होल्ड सच इंक्वायरी ऑफ एन एक्सीडेंट एंड अपॉइंट ब्लैंक फॉर दिस। देखिए इसमें पूछ रहा है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी क्या होता है केस में किसी भी तरह की इंक्वायरी बिठा सकती है, किसी हादसे के लिए, किसी दुर्घटना के लिए। तो उसके लिए वो निम्न में से किसे अपॉइंट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है competent person, option number B inspector, option number C responsible person, option number D official। तो इसका आंसर आप क्या बता रहे हैं? बी। अमन राज का आंसर आया इंस्पेक्टर। और कोई बताया आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पिटेंट पर्सन। तो इसके लिए आप माइंडसेट का रेफरेंस ले सकते हैं। वहां बताया गया है कि केंद्र सरकार को यदि लगता है कि किसी एक्सीडेंट की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इसके लिए वो किसी सक्षम व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर इंस्पेक्टर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा कॉम्पिटेंट पर्सन। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये बात आपको समझ में आई? तो अगला क्वेश्चन है, any person holding an inquiry under subsection 324 has the powers of an। तो यहाँ कह रहा है कि सेक्शन 24 के सब सेक्शन 3 के अनुसार कोई व्यक्ति जो इस तरह की इंक्वायरीज को होल्ड करता है, उन्हें कंडक्ट करता है, उसके पास निम्न में से किसकी शक्तियां होती हैं। क्या अमन, क्या पूछ रहे हो? कौन से क्वेश्चन का पूछ रहे हो अमन? अच्छा, इसका पूछ रहे हैं क्या? इसका सेक्शन नंबर 24 है अमन। सेक्शन नंबर 24 का सब सेक्शन नंबर 1, उसमें तुम देख सकते हो इसके बारे में। ठीक है, सेक्शन नंबर 24 का सब सेक्शन नंबर 1, वहां पर ये बात लिखी गई है कि अगर सरकार को लगता है, केंद्र सरकार को, तो वो किसी सक्षम व्यक्ति को इसके लिए अपॉइंट कर सकती है। चलिए ठीक है ना, समझ आया आप लोग को? चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Any person holding any inquiry under subsection 3 of section 24 has the powers of an option number A, district magistrate, option number B, inspector, option number C, रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी, चीफ इंस्पेक्टर। यानी कि सेक्शन नंबर 24 के सब सेक्शन 3 के अनुसार एक व्यक्ति जो इस तरह की इंक्वायरीज को होल्ड करता है उसके पास किसकी पावर्स होती हैं? पहला है, क्या एक बार फिर से, कौन सा क्वेश्चन तुमको फिर से चाहिए बताओ तो? किसकी बात कर रहे हैं आप, कौन से क्वेश्चन की? प्लीज क्वेश्चन नंबर लिखिए। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं दोबारा बताने के लिए? अच्छा, दूसरा नंबर, रुकिए। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना? तो देखिए, इसमें बात ये कि यहाँ पर मैंने सेक्शन नंबर नहीं दिया, इसलिए शायद आपको दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए मैं बोल देता क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 24, the central government may hold such inquiry of an accident and appoint blank for this। मतलब कह रहा है कि सेक्शन नंबर 24 के सब सेक्शन नंबर 1 के अनुसार यदि केंद्र सरकार को लगता है किसी इंक्वायरी के बारे में तो वो निम्न में से किसे अपॉइंट कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर बी इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ऑप्शन नंबर डी ऑफिशियल। इसके लिए देखिए आप लोग, नहीं है इसका राइट आंसर। आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही तो मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट है ना? मैं आपको क्लास के बाद इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? देखिए, इसका राइट आंसर ए ही होगा, सक्षम व्यक्ति, कॉम्पिटेंट पर्सन, इसका राइट आंसर होगा। मैं इसका आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, ओके? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन का आप लोग क्या बताइए आंसर क्या होगा? सेक्शन 24 के सब सेक्शन नंबर 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस तरह की इंक्वायरीज को होल्ड करता है तो उसके पास निम्न में किसकी शक्तियां होंगी? ऑप्शन नंबर ए, चलिए आंसर आ गया, उत्तम का आंसर आ गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी चीफ इंस्पेक्टर। इसका राइट आंसर है, सबने सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी। सबका सही आंसर, अमन राज, उत्तम कुमार, रोहित टामके, तमाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन होल्डिंग एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 24 सबमिट अ रिपोर्ट टू। एक व्यक्ति जो कि सेक्शन 24 के तहत किसी भी तरह की इंक्वायरी करता है वो निम्न में से किसे अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा? ऑप्शन नंबर ए कमिटी, ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी डीजीएमएस। देखिए सवाल बहुत ही आसान है, किसका बता रहे हैं आप बी आंसर? एक सेकेंड, सी बी। चलिए, पवन कुमार यादव का आंसर सही है। नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सही कहा मनराज। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी तरह की अगर इंक्वायरी करता है तो उसकी रिपोर्ट वो सीधे केंद्र सरकार को सबमिट करेगा, इस बात का तो ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नोटिस ऑफ सर्टेन डिसीजेस इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। यानी कि एक सेक्शन का नाम पूछ रहा है सीधे सीधे और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 25, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 26, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 27, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 28। क्या बता रहे हैं? देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपसे एक सेक्शन नंबर पूछ रहा है, यानी कि नोटिस ऑफ सर्टेन डिसीजेस के बारे में किस सेक्शन में बताया गया है। हाँ चलिए, तो इसके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 25, 26, 27, 28। क्या होगा? चलिए सबका आंसर सही आ गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 25। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 25 द मेडिकल, यहाँ प्रैक्टिशनर होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर है,
shall send a report to which of the following, यानी कि सेक्शन नंबर 25 के सब सेक्शन 2 के अनुसार एक जो मेडिकल ऑफिसर होगा, जो डॉक्टर होगा, वो निम्न में से किसे अपनी रिपोर्ट भेजेगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इंस्पेक्टर कंसर्न, जो उस एरिया का इंस्पेक्टर हो उसे भेजेगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर चीफ इंस्पेक्टर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा, आप चाहें तो सेक्शन भी देख सकते हैं, सेक्शन 25। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका राइट आंसर लगता है किसी ने गलत मार दिया। इसका राइट आंसर सही कहा आपने, इसका राइट आंसर चीफ इंस्पेक्टर होगा। सही कहा आपने, इसका राइट आंसर चीफ इंस्पेक्टर होगा, इसे गलती से रिप्रिंट हो गया है। इसका राइट आंसर चीफ इंस्पेक्टर होगा, तो इसे चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, पता नहीं कैसे गलत हुआ। Which of the following is not included in a report sent by medical practitioner, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जब हम रिपोर्ट भेजते हैं चीफ इंस्पेक्टर को, तो उसमें निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, जो व्यक्ति जो मरीज है उसका नाम, उसका एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी द एज एंड जेंडर ऑफ द पेशेंट, उस व्यक्ति की उम्र और उसका लिंग क्या है ये। ऑप्शन नंबर सी the disease from which the patient is or is believed to be suffering. Option number D, the name and address of the mine in which patient is or was last employed. उस माइंस का नाम और एड्रेस जहां वो व्यक्ति एम्प्लॉयड था या फिर आखिरी पर एम्प्लॉयड था। इसका आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग? ये सबका सही आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द एज एंड जेंडर ऑफ द पेशेंट। चलिए सही सही आंसर, सबका सही आंसर है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फी ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर इज पेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये पूछ रहा है कि जो डॉक्टर होगा उसकी फीस सबसे पहले कौन पे करता है। चलिए सबके आंसर शुरू हो गए हैं, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा सबसे पहले उसकी फीस, यानी जब वो क्या कहते हैं, जब वो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा चीफ इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर उसे उसके उस रिपोर्ट का जो पेमेंट होगा उसे वो उसे करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फी पेड टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर द माइंस एक्ट इज रिकवर्ड एज ए। देखिए पहले तो चीफ इंस्पेक्टर ने डॉक्टर को फीस पे कर दी, उसके बाद वो क्या करता है कि इस फीस को वापस से रिकवर करता है। तो उस रिकवरी के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है लीगल फीस, ऑप्शन नंबर बी इनकम टैक्स रिटर्न, ऑप्शन नंबर सी एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर डी मेडिकल फीस। यानी इसमें पूछ रहा है किसकी बात कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन के सेक्शन की बात कर रहे हैं आप? तो ये इसमें बस रवि कुमार गिरी है और अमन राज का आंसर सही आ रहा है। चलिए ओमकार का सबका सही आंसर है, ओमकार नायक का सही आंसर आया। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे से मैं सेक्शन बता दूंगा आप लोगों को, है ना। तो इसका देखिए इसका राइट आंसर है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इसका ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। तो आप इसका सेक्शन पूछ रहे हैं, देखिए ये दिया गया है सेक्शन 25 में, ठीक है। नेक्स्ट है
द फी पेड बाय द चीफ इंस्पेक्टर टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, यहाँ प्रैक्टिशनर होगा, ध्यान रखिएगा। द फीस पेड बाय द चीफ इंस्पेक्टर टू मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी रिकवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो फीस जो चीफ इंस्पेक्टर पे करता है किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को, जैसे हम देखे थे वहां पर, वो उसे किससे रिकवर करेगा। इसमें सवाल पूछ रहा है ओनर ऑफ द माइन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ओनर और एजेंट, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट और मैनेजर। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। यानी कि चीफ इंस्पेक्टर जो फीस पे करेगा डॉक्टर को, उस फीस को वो किससे रिकवर करेगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओनर एजेंट और मैनेजर। तो ध्यान रखिएगा कि जो चीफ इंस्पेक्टर होगा, जो फीस पे करेगा क्या उसे डॉक्टर को, तो उस फीस को वो रिकवर करेगा ओनर एजेंट या फिर मैनेजर से, मतलब वो तीनों से ही इसे रिकवर कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 25, इफ एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर अनेबल टू सेंड, यहाँ पे अनेबल या फिर फेल भी हो सकता है, फेल टू सेंड नोटिस ऑफ deceased person to chief inspector, he shall be punishable with a fine of, यानी कि यदि सेक्शन 25 के सब सेक्शन 4 के अनुसार यदि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी व्यक्ति की बीमारी के बारे में चीफ इंस्पेक्टर को बताने में नाकाम होता है, तो उसे सजा के रूप में कितने रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है 100 रुपए का, ऑप्शन नंबर बी 200 रुपए का, ऑप्शन नंबर सी 500 रुपए का, ऑप्शन नंबर डी 50 रुपए का। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए आप लोग के ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, ये सबका सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा सेक्शन 25 के सब सेक्शन 4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, यदि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है, यदि वो किसी बीमारी के बारे में पता कर पाने में या फिर चीफ इंस्पेक्टर को बताने में नाकाम होता है, तो ऐसी कंडीशन में चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो उस पर 50 रुपए का फाइन लगा सकता है। हालांकि अब ये जो फाइन है 50 रुपए का, ये बढ़ चुका है। जो नया कोड आया है 2020 का, तो उसमें इस फाइन को शायद 50 से बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ एनी रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड विच इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग सेक्शन, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये 4 सेक्शन है, उसमें से 3 सेक्शन पर रिपोर्ट पब्लिश करती है लेकिन एक सेक्शन पर नहीं करती है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो सेक्शन कौन सा है जिस पर केंद्र सरकार रिपोर्ट पब्लिश नहीं करती। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 12, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 24, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 26, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 25। देखिए इसका आंसर ए नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 12 के तहत कमेटी जो होता है वो अपना रिपोर्ट पेश करती है। नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, हाँ अमन राज का राइट आंसर 25 है। देखिए सेक्शन 12 में क्या आता है, सेक्शन 12 में बताया कमेटी के बारे में, चाहे कमेटी हो, चाहे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो, चाहे पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस कॉज ऑफ डिसीज। देखिए सेक्शन 26 क्या है, पावर ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉज ऑफ डिसीज के बारे में बताता है, ठीक है। 12 किसके लिए है, कमेटी के लिए है। 24 जो है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए है और सेक्शन 26 जो है वो है पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी डिसीज के लिए है। और सेक्शन 25 किसके लिए है, नोटिस ऑफ सर्टेन डिसीज के लिए है, ठीक है। तो सेक्शन 25 के अलावा जो है चाहे सेक्शन 12 हो, 24 हो या 26 हो, केंद्र सरकार अलाउ कर सकती है रिपोर्ट के पब्लिकेशन के लिए। एग्जाम में क्या लिखा है, 50 और 1000। नहीं एग्जाम में देखिए 50 रुपए ही आएगा, सुनिए ना आशुतोष, एग्जाम में वहां 50 रुपए ही आएंगे।
वहां पर असली नहीं देगा आपको गलती है। अब अगर ऐसा पूछता है कि अब बढ़ा के कितना हो गया, तब आपको जवाब लिखना है। बाकी अगर जनरली पूछता है कि कितना फाइन लगता है, तो वहां पर आपको 50 रुपए ही बोलना है, समझे? आशुतोष, आपको बात क्लियर हो गई? तो देखिए वहां पर 50 रुपए लिखना है आपको, है ना? तो आप मुझे बताइए आप लोग एक कि केंद्र सरकार पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट किस सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है? पब्लिकेशंस ऑफ रिपोर्ट के बारे में किस सेक्शन में बताया गया है? बताइए किस सेक्शन में पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट के बारे में बताया गया है? नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 24, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 25, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 26, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 27। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। वैसे ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, है ना? चलिए ओमकार का आंसर आ गया। चलिए सबका आंसर सही आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 26। नेक्स्ट करते हैं, अ पर्सन इज अलाउड टू वर्क फॉर हाउ मेनी डेज इन अ वीक अंडर सेक्शन 28? तो देखिए एक व्यक्ति को सेक्शन 28 के तहत कितने दिन कार्य करने का अधिकार दिया गया? एक हफ्ते में, 1 वीक में कोई एक व्यक्ति जो है वो कितने दिन तक कार्य कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए 5 डेज, ऑप्शन नंबर बी 6 डेज, ऑप्शन नंबर सी 7 डेज, ऑप्शन नंबर डी 10 डेज। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए सबके आंसर आ गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 दिन। ध्यान रखिएगा कि ये जो बात बताई गई है ये बताया गया है सेक्शन 28 के तहत, तो इसको भी आप सेक्शन में ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय वीकली डे ऑफ रेस्ट गिवन अंडर सेक्शन 28? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि किस सेक्शन के अधीन किसी व्यक्ति को जो वीकली डे ऑफ रेस्ट मिलता है सेक्शन 28 में, उससे उसको डिप्राइव या फिर उससे वो छीना जा सकता है किसी विशेष समय पे। मतलब हम उसको नहीं भी दें तब भी चल जाएगा, कौन सी कंडीशंस में? वो कंडीशंस कहाँ बताई गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 36, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 37, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 38, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 39। चलिए वो क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर बताइए क्या होगा? चलिए सबके आंसर शुरू हुए हैं और आप सब बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 38, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को उसके वीकली डे ऑफ रेस्ट से डिप्राइव किया जा सकता है सेक्शन 38 के आधार पे, जो उसमें कंडीशंस बताई गई है उसके आधार पे किसी व्यक्ति को सेक्शन मतलब डिप्राइव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि माइंस में कोई इमरजेंसी आ गई है, या फिर माइंस में कोई ऐसी मशीनरी खराब हो गई जिसके कारण से माइंस पूरी बंद हो सकती है, या फिर मान लीजिए क्या होते हैं कि कोई एक्ट ऑफ गॉड हुआ है इसके कारण से मतलब माइंस डूब सकती है या फिर वहां आग लग गई है। वैसी कंडीशन में आप ये नहीं बोल सकते कि आज आपका रेस्ट है तो आप मत आइए। वैसी कंडीशंस में अब ये बताइए कि वीकली डे ऑफ रेस्ट से डिप्राइव करने का जो अधिकार है वो किसे है? किसी वर्कर को या किसी ऑफिसर को वीकली डे ऑफ रेस्ट से डिप्राइव करने का जो अधिकार है वो किसे मिला हुआ है? कौन कर सकता है? जल्दी बताइए आप लोग, सेक्शन 38 का प्रयोग कौन कर सकता है या फिर नॉर्मली कौन करता है? नहीं नहीं नहीं, इसका राइट आंसर ये सब नहीं है। आप लोग गलत बता रहे हैं, इसका राइट आंसर ये सब नहीं है। देखिए अगर आप सीआईएम के पास जाएंगे तो आग तो अभी लगी हुई है, अगर आप वहां नोटिस भेजोगे वो आके बुलाएगा तब तक तो क्या बोलते हैं माइंस ही नहीं बचेगी। हाँ अमरनाथ का आंसर सही आया। देखिए ये लॉजिक का क्वेश्चन है कि अगर हम चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के पास जाएंगे इस बात को लेके तब तक तो इमरजेंसी का काम है, क्योंकि सेक्शन 38 इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है। इमरजेंसी कंडीशन में अगर आप ऐसा करेंगे तो वैसे में तो बहुत देर हो जाएगी ना। तो वैसे आधार पे माइंस के किसी भी ऑफिसर एम्प्लॉय वर्कर जो भी होता है उसके
उसे उसकी छुट्टी को रद्द करने का जो अधिकार है वो मैनेजर के पास है। हालांकि वो ऐसे नहीं कर सकता है, वो अगर ऐसा कुछ करता भी है तो उसका वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड तैयार करता है और उस रिकॉर्ड को वो हर महीने चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास भेजता है कि हमने इस कारण से, वहां कारण लिखता है कि हमने इस कारण से इस व्यक्ति को डिप्राइव किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैनेजर अपने मन चाहे ढंग से किसी को भी डिप्राइव कर देगा। उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे इमरजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई एक्ट ऑफ गॉड हो, सिर्फ उसी कंडीशन में हम लोग उसको डिप्राइव कर सकते हैं उसकी यूटिलिटी ऑफ रेस्ट से। ठीक है, उसको रेस्ट नहीं देंगे उस कंडीशन में। सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, सबको क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13, नो एडल्ट शैल, यहाँ पर शैल होगा, है ना, शैल होगा, शैल वर्क फॉर मोर देन डैश आवर्स कंटिन्यूसली बिफोर ही हैज रेस्ट इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर। यानी कह रहा है कि सेक्शन, एक सेकंड, यहाँ पर आई थिंक सेक्शन नंबर गलत लिखा गया है ना, सेक्शन ये नहीं होगा, माफ करिएगा, इसको लिखिए। यहाँ पर सेक्शन 13 नहीं है, यहाँ पर सेक्शन 30 है, इसको सुधार लीजिए, यहाँ गलत लिखा गया है क्वेश्चन, यहाँ में प्रिंट हो गया है। यहाँ पर होगा सेक्शन 30 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 30, यहाँ 13 नहीं होगा, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ 30 होगा। ठीक है, यहाँ 30 होगा। नो एडल्ट शैल वर्क फॉर मोर देन ब्लैंक आवर्स कंटिन्यूसली बिफोर ही हैज रेस्ट इंटरवल्स ऑफ हाफ एन आवर। ठीक, वहां 30 होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ऑप्शन नंबर ए 8 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी 5 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी 7 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी 6 आवर्स। तो यहाँ पर सबका आंसर आना शुरू हो गया है, सबके आंसर सही है, तो उसको सुधार लीजिए, वहां 30 होगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि उसे आधे घंटे की, आधे घंटे का, हाफ एन आवर का आराम दिया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसे कितनी देर का आराम दिया जाएगा, है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, यहाँ पर अ, क्या बोल रहे हैं मनराज, क्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम है आपको? 9 घंटे की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, यहाँ 9 घंटे की बात नहीं है मनराज। आप सेक्शन 30 के सब सेक्शन 2 को ध्यान से पढ़िएगा, वहां बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 12 घंटे तक काम करता है, 9 घंटे की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही 12 घंटे की। यदि कोई व्यक्ति को लगातार हम 12 घंटे काम कराते हैं, क्या लिखा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या सिस्टम बनता है कि यदि इमरजेंसी पड़ रही है तो किसी व्यक्ति को आप 12 घंटे काम करा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन होते हैं। हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। क्या मनराज, क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा हाँ, देखिए आप सेक्शन 30 का सब सेक्शन 2 चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, तो उसको चेक कर लीजिए, वहां लिखा गया कि अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे तक काम करे, देखिए क्या होता है कई बार कि माइंस में इमरजेंसी पड़ जाती है। आपने देखा हो कि माइंस में कई लोग 8 घंटे के बाद भी ओटी करते हैं, कई बार 10 घंटे बाद, 8 5 घंटे, तो ऐसे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए 12 घंटे काम करता है लगातार, तो ऐसी कंडीशन में उसे जब हम 5 घंटे काम करा लेंगे तो कम से कम उसे आधे घंटे का आराम देंगे। वैसे तो माइंस रूल के हिसाब से किसी व्यक्ति से बहुत अगर इमरजेंसी हो तो चीफ इंस्पेक्टर से लिखवा के उसे 14 घंटे भी काम करा सकते हैं किसी एक दिन पे, है ना। वैसा कुछ इशू नहीं है कि आदमी 12 घंटे काम नहीं कर सकता। देखिए सारा बात डिपेंड करती है इमरजेंसी पे, यदि कोई इमरजेंसी होती है तो व्यक्ति से हम काम करा सकते हैं। हालांकि सब होता नहीं है, और होता भी है तो उसको ओटी मिलती है, उसके हर घंटे का जो पे होता है वो डबल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती उसे भी काम करने में। देखिए जो भी, देखिए बात क्या है कि जो भी इसमें लिखा हुआ है एक्ट में, व्यवहार में माइंस में वैसा होता नहीं है। हाँ, कोशिश करते हैं कि इसे फॉलो अप किया जाए, लेकिन जहां पर इमरजेंसी होती है वहां पर सेक्शन 38 और 39 का सहारा लेकर मतलब अपना काम निकाल लेते हैं।
वैसी कोई दिक्कत नहीं है इस इशू पे, तो इसका राइट आंसर है 5 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर आधे घंटे का आराम मिलता है, वो भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए जल्दी से, सबको ये आंसर क्लियर है? यदि किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है इस क्वेश्चन के बारे में। वहां पर 13 नहीं 30 होगा ना, ध्यान रखिएगा, उसको सुधार लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, मैं सर से बात करूंगा तो वो आपको दिलवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। According to Section 30, Chief Inspector can permit the spread over to extend a period of not exceeding, यानी कि बता रहा है, देखिए मैं जो वहां मैंने आपसे बात की वही यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक्शन 30 के अनुसार, यहाँ पर सब सेक्शन भी 2 होगा। According to subsection 2 of section 30, Chief Inspector can permit the spread over to extend a period of not exceeding, यानी किसी एक दिन पे चीफ इंस्पेक्टर किसी व्यक्ति को परमिट कर सकता है कितने घंटे कार्य करने की, अधिकतम। देखिए मनराज, सही आंसर आ गया ना आपका? इसका राइट आंसर सबका सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा कि चीफ इंस्पेक्टर परमिट करेगा 14 घंटे उससे अधिक कार्य करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर फॉर द पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस इज मेंटेन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, यानी कि देखिए जो भी माइंस में कार्य करता है तो एक रूल होता है माइंस में, कोई भी व्यक्ति जो कार्य करेगा वो बिना अपनी रजिस्ट्री का मतलब बिना अटेंडेंस दिए माइंस में अपने काम पे नहीं जा सकता, ये एक रूल होता है। तो जो भी तो बताइए आप मेरे को कि उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, वो निम्न में किस सेक्शन के तहत किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 48 का 1, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 48 का 2, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 48 का 3, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 48 का 4। तो क्या आशुतोष 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो? अच्छा 1 वही, तो क्या बता रहे हैं आप लोग? ए। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति माइंस में एम्प्लॉय है, चाहे वो कोई भी हो, तो उन सब का एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो उस रजिस्टर के बारे में कहाँ बताया गया है, कौन से सेक्शन में के तहत उसका रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उस सेक्शन का सब सेक्शन पूछ रहा है आपसे। सेक्शन तो वही है, उसका सब सेक्शन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है कि 4 है? जल्दी बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शायद इसका सही आंसर किसी के पास से नहीं आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 48 का 4। इसको आप रेफरेंस सेक्शन 48 देख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर दिया गया इस बारे में। और ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि रजिस्टर फॉर ए पर्सन हु इज वर्किंग अंडरग्राउंड इज मेंटेन अंडर विच सेक्शन, अगर मैं आपसे ये सवाल भी पूछता घुमा के, तो आप क्या जवाब देते? हाँ देखिए, अब क्या है, देखिए बात क्या है कि एग्जाम, देखिए एग्जाम में क्या होता है कि देखिए बहुत से बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, तो वो क्या करता है कि क्वेश्चंस को टफ करने की कोशिश करता है, और क्वेश्चंस को टफ करने का तरीका ये कि थोड़ा डीप से पूछा जाए, इसीलिए क्या करता है कि डीप से पूछ लेता है। शायद आपको याद नहीं होगा कि जो अभी पेपर हुआ था WCL का, वहां पर उसने क्या किया था कि कहीं से रिलेशन की एक लाइन से क्वेश्चन बना के दे दिया था, इसका कोई मतलब ही नहीं था। अपने मन से उसने एक लाइन उठाई, वहां पर बताया कि ये सब सेक्शन है, इसकी इस लाइन में इसका बीच में ब्लैंक कर दिया और बोला था यहाँ पर क्या होगा, जबकि वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई उसमें डाटा नहीं था, फिर भी उसने वहां से क्वेश्चन पूछ लिए और कई बच्चे वहां पर चकमा खा गए। तो क्वेश्चन को टफ करने के लिए वो डीप में पूछता है, तो इसलिए आपको हर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो समझ में आया आपको? चलिए आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ कि यदि मैं आपसे पूछता कि एक व्यक्ति जो यूजी माइंस में वर्क कर रहा है, उसका रजिस्टर किस सेक्शन के तहत मेंटेन किया जाएगा? हाँ पूछता है, रूल नंबर भी पूछता है, सब पूछता है। आप लोग WCL का 2023 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, उसमें आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ अमनराज, सही आंसर है। अब बताइए मुझे ये कि यदि कोई व्यक्ति यूजी में एम्प्लॉयड है,
तो उसका रजिस्टर किस सेक्शन के तहत मेंटेन किया जाएगा? उसका जो सेक्शन होगा, उसका जो रजिस्टर होगा, किस सेक्शन के अधीन उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा? बताइए आप मेरे को जल्दी से। यदि कोई व्यक्ति यूजी माइंस में जॉब करता है तो उसका रजिस्टर किस सेक्शन के तहत मेंटेन किया जाएगा? बताइए। देखिए, चाहे वो व्यक्ति यूजी में हो, हाँ, देखिए बिल्कुल सही, चाहे व्यक्ति यूजी में हो, ओपन कास्ट में हो, चाहे सरफेस पर हो, हर कंडीशन में हर कंडीशन में उनका जो रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा वो सेक्शन 48 के सब सेक्शन 4 के तहत ही मेंटेन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि चाहे वो सरफेस हो, चाहे यूजी हो, चाहे ओपन कास्ट हो, या फिर माइंस के ऑफिस में ही वर्क करता हो, लेकिन सबका जो रजिस्टर होगा वो सेक्शन 48 के सब सेक्शन 4 के तहत ही मेंटेन किया जाएगा। अब चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। ये क्वेश्चन सर्कुलर का है कि अटेंडेंस लगाने के कितने देर के बाद व्यक्ति को अपने काम पर निकल जाना है? जैसे उसने अटेंडेंस लगाया, उसके बाद उसे माइंस में घुस जाना है, अगर जाता यूजर तो, है ना? जैसे उसने अटेंडेंस लगाई तो उसे कितनी देर में अपने काम पर चले जाना चाहिए? दो घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे? आप ये 2 घंटे कहाँ सीख के आए, बताइए जरा। इसका सही आंसर 2 घंटे नहीं है। देखिए, 2 घंटे इसका सही आंसर नहीं है। वो रेगुलेशन में बताया गया कि वो माइंस में घुसने के बाद 2 घंटे के अंदर इंस्पेक्शन कर लेगा पहला, सरदार वो भी। अमनराज जी, ये आंसर गलत है। क्या है, आप लोगों ने इसकी उम्मीद नहीं की होगी ना, इसीलिए। तो देखिए, सर्कुलर कहता है कि नहीं नहीं, तुरंत भी नहीं करता, वो भी नहीं है। देखिए सर्कुलर, देखिए माइंस सर्कुलर कहता है कि कोई व्यक्ति आप अटेंडेंस लगाने के बाद 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, विथ इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर वो माइंस में अपने कार्य पे चला जाए, लग जाए उस कार्य पे। समझ में आया आप लोगों को? इसका राइट आंसर है 15 मिनट्स, 15 मिनट। इसका राइट आंसर है 15 मिनट्स। इसके लिए आप सर्कुलर देख सकते हैं। नहीं, ये कोई सेक्शन नहीं है, ये माइंस का एक सर्कुलर निकला था 2000 आई थिंक 20 या 21 में, उसमें ये बात मेंशन की गई थी कि अटेंडेंस लगाने के बाद किसी भी व्यक्ति को 15 मिनट के अंदर अपने कार्य पर लग जाना चाहिए। देखिए, मैं बताया ना आपको कि एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन टफ करने के लिए हार्ड क्वेश्चन पूछता है। तो वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आप लोग को शायद याद नहीं होगा, लेकिन 2000 इसी साल शायद जो पेपर हुआ था एसएससी अलमानी सरदार के एग्जाम में, वहां सर्कुलर की एक लाइन से क्वेश्चन बन गया था। वहां पर कुछ क्वेश्चन था, डाटा था, वहां पर उसका आंसर 0.5 था, और वहां से वो क्वेश्चन उसने फॉर्म कर लिया था, और 95% बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाए थे। तो ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछ लेता है। आजकल सर्कुलर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, चाहे WCL हो, चाहे इधर आपका MCL हो, चाहे SCCL हो, वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, मुझे मुझे किताब खोजनी पड़ेगी, देखते हैं फिर। अगर मिलेगी तो मैं आपको भेज दूंगा, है ना, फोटो खींच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आसान है। नाइट शिफ्ट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस? नाइट शिफ्ट के बारे में इनमें से किस सेक्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 31, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 32, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 33, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 34। चलिए ठीक है, अब इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 31, अच्छा, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 32, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 33, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 34। चलिए सबके आंसर आने शुरू हो गए हैं, सबके आंसर हैं। चलिए सबके आंसर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 32।
ये सब ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। द अमेंडमेंट ऑफ 1983 केम इनटू फोर्स ऑन, 1983 का जो संशोधन था वो कब फोर्स में आया, कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखिए माइंस एक्ट जब बना था 1952 का, उसके बाद वो करीबन जब से तैयार हुआ तब से वो 2 बार अमेंड हुआ है। एक हुआ है 1959 में और एक हुआ 1983 में। ये पूछ रहा है कि 1983 का जो संशोधन है कब लागू हुआ, कब इंप्लीमेंट हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 1984, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1984, ऑप्शन नंबर सी 1 जून 1983, ऑप्शन नंबर डी 31 मई 1984। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 31 मई 1984, है ना। इसका आंसर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। देखिए जहां पर मैंने आपको 83 लिख दिया वहां पर आप तो कंफ्यूज हो गए। ये जो संशोधन है ये 31 मई 1984 में लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। देखिए उससे पहले क्या था, 31 मई 1984 से पहले क्या था कि, हाँ इसमें क्या है बता रहा तुमको। देखिए इसमें क्या था कि इससे पहले क्या सिस्टम था माइंस में कि मान लीजिए किसी व्यक्ति सीरियसली इंजर हुआ है ना, तो चोट लगी है, तो उसमें 2 तरीके के क्राइटेरियाज थे। पहला तो ये कि वो व्यक्ति जो है यदि 20 दिन तक अब्सेंट हुआ इंजरी के कारण, तो उस कंडीशन में उसको हम नोटिस भेजते रहे सीआई या इंस्पेक्टर को। और दूसरा कंडीशन ये था कि जब व्यक्ति पूरी तरीके से उसके शरीर का कोई भाग कार्य करना बंद कर दे, जैसे उसकी आंख फूट जाए या उसका पैर कट जाए, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए। तो ये 2 कंडीशन बनी थी इसमें, तो इस कारण से बहुत मतलब दिक्कत हुआ करती थी। बाद में क्या किया गया कि उसको एक कर दिया गया कि अगर 72 घंटे से अधिक का एब्सेंट होता है तो उस कंडीशन में हम उसे सीरियस बॉडी इंजरी कहेंगे। लेकिन पहले सिस्टम नहीं था, पहले सिस्टम ये था कि 2 तरीके की इंजरीज थी। पहले तो ये कि यदि व्यक्ति 20 दिन से अधिक एब्सेंट हुआ है अपने कार्य से, तब तो उसको नोटिस भेजा जाएगा, उसके वरना नहीं भेजते थे नोटिस। और दूसरा सिस्टम ये था कि व्यक्ति अगर मान लीजिए उसके क्या होते हैं, शरीर का कोई अंग कट गया, उसकी आंख फूट गई, उसका पैर कट गया, उसका हाथ कट गया, तो वैसी कंडीशंस में हम नोटिस भेजते थे। और दूसरा इसमें कुछ और चेंजेस किए गए, उसी में लाएगा कि ये आपका 72 घंटे का समय उसमें नोटिस किया गया। और साथ ही साथ इस नोटिस में क्या किया गया कि मैनेजर को बहुत से कार्यों से मुक्त कर दिया गया। जैसे पहले क्या सिस्टम था कि चाहे चाहे माइंस में कुछ भी हो, चाहे वो कैंटीन हो, क्रच हो, या फिर पिट हेड बाट हो, या कुछ भी सिस्टम हो माइंस का, वो सारा काम जो था वो मैनेजर के ऊपर आता रहा। तो उससे उसे काफी मतलब वो माइंस का जो मेन वो काम था सेफ्टी का और बाकी काम जो थे, तो वो काम पे फोकस नहीं कर पाता था। इस कारण से क्या किया गया कि जब ये संशोधन किया गया तो इसमें क्या किया गया कि इन सब कामों से मैनेजर को रिलीव कर दिया गया और ये जिम्मेदारी चली गई ओनर और एजेंट के पास कि वो या तो इस काम को खुद करें या फिर किसी व्यक्ति को इसके लिए अपॉइंट करें। लेकिन मैनेजर को इन कार्यों से मुक्त कर दिया गया। और साथ ही कुछ नए सेक्शंस भी इसमें ऐड हुए थे। तो यही सब इसके बारे में है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ का भी एक नया कॉन्सेप्ट आया था, सेक्शन 9A जो ऐड हुआ था माइंस एक्ट में, वो भी इसी के तहत ऐड हुआ था। बस यही सब है सेक्शन। चलिए ठीक है, समझ में आया आपको लोग, समझ में आया आपको? To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.